Hello, good morning, India. हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी यूपीएससी चैनल। वाईफाई स्टडी इज़ नाउ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो आइए आज देखते हैं, हम एक सीरीज कर रहे हैं यहाँ पे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से हम शुरू किया है और ये कंटिन्यू 1858 तक आज हो जाएंगे। सो बेसिकली 1858 में स्ट्रक्चर कुछ चेंज हो रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1853 चार्टर एक्ट का ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे डाला हूँ और यहाँ पे 1858 का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं डाल दिया। तो बेसिकली 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसके बारे में जानने के पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझना होगा, इसका बैकग्राउंड क्या था। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट जो बैकग्राउंड यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो बैकग्राउंड यहाँ पे 1857 में सिपाही 1857 में ग्रेट रिवोल्ट हुआ था, 18 विद्रोह हुआ था 1857 में। तो यहाँ पे 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसके पीछे जो कारण अगर आप समझने की कोशिश करो तो बेसिकली उसके पीछे जो कारण था 1857 का ग्रेट रिवोल्ट के पीछे जो कारण था, बेसिकली उसके पीछे एक कारण तो ये था लैंड रेवेन्यू स्ट्रक्चर। जो टैक्स लेते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट लैंड से, तो लैंड रेवेन्यू स्ट्रक्चर ये तो बहुत ही एक खतरनाक चीज़ था उस टाइम पे, क्योंकि आप देखा है परमानेंट सेटलमेंट, राउतवारी सेटलमेंट और माहौलवारी सेटलमेंट से जितने ज़्यादा हो सके एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था किसानों से, और ऐसे किसान का जो परिस्थिति, जो सिचुएशन बहुत बुरा हो गया था। तो लैंड रेवेन्यू तो ये एक है, अत्याचार हो रहा था किसान के ऊपर। तो ऐसे ही रिलीजियस कॉजेस थे, ठीक है, जैसे इनफील्ड राइफल वाला, यहाँ पे जो आर्मी जो सैनिक, उसके ऊपर भी अत्याचार हो रहा था। तो ऐसे बहुत सारे कारण था और 1857 का रिवोल्ट हो गया। 1857 के रिवोल्ट के बाद, इस 1857 के पहले अगर आप देखेंगे, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है कंपनी का, सारे मोनोपोली खत्म कर दिया गया था 1833 चार्टर एक्ट तक, ठीक है। 1833 चार्टर एक्ट, बेसिकली 1813 जो चार्टर एक्ट था, अगर आपने ही देखा है पहले वीडियो को तो एक बार देख लेना। सो मैं आई हैव डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स। सो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, 1813 का चार्टर एक्ट में जो किया गया था, बेसिकली चाय और चाइना के साथ ट्रेड एक्सेप्ट दिस टू थिंग, ये दोनों चीज़ छोड़ के बाकी सारे जितने बिजनेस था ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया के साथ और यहाँ पे इंडिया में, तो इस वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था, मतलब एकाधिकार व्यापार था, और ईस्ट इंडिया कंपनी का सारे मोनोपोली ख़त्म किया गया था उस टाइम पे, क्योंकि पीछे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और बहुत सारे नया कंपनी आ रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था। मैंने ये सब डिस्कस कर दिया। यहाँ पे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है 1853 में क्या किया गया था, पहले बार ओपन कंपटीशन फॉर द आईसीएस एग्जामिनेशन। तो इस टाइम अगर आप 1853 तक देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली खत्म हो गया था। तो मोनोपोली खत्म होने से बहुत सारे कंपनी इंग्लैंड से आ रहे थे इंडिया में व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी सिर्फ एक ही कंपनी नहीं रहेंगे जो यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे कंपनी बाहर से भी आ रहा था यहाँ पे बिजनेस करने के लिए। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जिम्मेदारियाँ था, प्रशासन को देखना, है ना, प्रशासन को देखना, ये था स्ट्रक्चर। अब देख लिया, यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसके नीचे मद्रास का गवर्नर और बॉम्बे की गवर्नर था, और सबसे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट था। तो ऐसे ही रेगुलेटिंग एक्ट से ही शुरू हुआ था, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, और 1853 में जो हुआ था यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर बन गया था, और अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रक्चर ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रूलिंग इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल कर रहे थे ये स्ट्रक्चर के हिसाब से। ये तो हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे था, प्रशासनिक जिम्मेदारी यहाँ पे था। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया की जो प्रशासन उस टाइम पे चला रहे थे। लेकिन 1857 का जो ग्रेट रिवोल्ट, उसके बाद ब्रिटेन, देखिए 1857 का जो ग्रेट रिवोल्ट, ये बहुत ही खतरनाक एक रिवोल्ट था, जिसमें बहुत सारे यूरोपियन, बहुत सारे ब्रिटिशर्स, उनका भी डेथ हो गया था, और बहुत सारे भाग के इंग्लैंड चले गए थे। और एक्चुअली जो मैसाकर, जो डिजास्टर हुआ था यहाँ पे इंडिया में, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ था 1857 का जो रिवोल्ट था।
और 1857 की रिवोल्ट के बाद ये निकाल के आए थे, जो इस 1857 की रिवोल्ट के पीछे अगर कारण ठीक से समझना होगा तो ब्रिटेन में ये चल रहा था उस टाइम पे, ये बात चल रहा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे प्रशासन यहाँ पे चला रहे हैं, जैसे अत्याचार कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये 1857 का रिवोल्ट हुआ है। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल, इसके लिए एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी रेस्पॉन्सिबल है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बुरा शासन, इसके खिलाफ ये 1857 का रिवोल्ट हुआ है। ये ब्रिटेन में ये चर्चा तब चल रहे थे, और जब ब्रिटेन में ये चर्चा चल रहे तो ब्रिटेन का जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स, ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट, यहाँ पे भी ये बातचीत हो रहा था उस टाइम पे। तो वहाँ पे ये डिमांड था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन इंडिया में है, वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को ख़त्म कर देना चाहिए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्टली इंडिया का जो टेरिटरी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्टली वो टेक ओवर करना चाहिए। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्टली ये टेक ओवर करना चाहिए। तो ये दैट वाज द डिमांड। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द सिचुएशन क्या था, क्योंकि 1857 रिवोल्ट के पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी का जैसे फॉल्टी लैंड रेवेन्यू स्ट्रक्चर और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे प्रशासन चला रहा था, तो बेसिकली उसके खिलाफ ये 1857 का रिवोल्ट हुआ था। उसके खिलाफ जो रिएक्शन था, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, वही था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था 1857 का रिवोल्ट। तो यहाँ पे 1857 के रिवोल्ट के पीछे इंग्लैंड में भी ये चर्चा उस टाइम पे चल रहा था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी दायी है, ईस्ट इंडिया कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को इसका इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर यहाँ पे क्या करना चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके प्रशासन डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रशासन टेक ओवर करना चाहिए। तो ये था डिमांड। तो इस डिमांड को मानते हुए 1858 का एक्ट ये आया था। देखिए 1858 का एक्ट में जो हुआ था, पहले जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है एक बार फिर से देख लीजिए, और यहाँ पे जो दूसरा स्ट्रक्चर आ रहा है ये भी देख लीजिए। क्या बन रहा है यहाँ पे? वन सेकेंड। तो पहले जो चीज क्या है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था, सबसे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा था। यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसके नीचे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, और उसके नीचे गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे था। तो ये जो स्ट्रक्चर, इसको टोटली कैंसिल कर दिया गया था। 1853 तक जो स्ट्रक्चर था, इस टोटल स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया गया था। और इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश कॉलोनी उस टाइम पे बन गए थे। इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश कॉलोनी बन गए थे उस टाइम पे, क्योंकि नाउ इंडिया बिकेम टोटली ब्रिटिश कॉलोनी, क्योंकि इंडिया के ऊपर डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गया था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट आपसे अभी से इंडिया को शासन करेंगे। तो इंडिया बिकेम हिज मैजेस्टीज रूल, ब्रिटिश क्राउन के नीचे डायरेक्टली इंडिया आ गए थे। तो जैसे ब्रिटिश क्राउन के नीचे आ गए थे, मतलब डायरेक्टली इंडिया इज नाउ ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी, ब्रिटिश कॉलोनी के एक पार्ट है। और इंडिया का भी प्रधान कौन है? ब्रिटिश का जो क्वीन, ब्रिटेन का जो क्वीन और ब्रिटेन का जो रानी, ये भी अभी से ये इंडिया का भी क्वीन है। तो ऐसे डायरेक्टली दैट टोटल इंडियन टेरिटरी दैट केम अंडर हिज मैजेस्टीज रूल, और डायरेक्टली हिज मैजेस्टीज रूल। यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको खत्म कर दिया गया था, और उसके नीचे यहाँ पे था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यहाँ पे एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। तो बेसिकली एक सेकंड आप होल्ड कीजिए, आप स्ट्रक्चर को देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करने के लिए यहाँ पे काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया बेसिकली अभी से क्या हुआ था
इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गए थे मतलब क्या है, ब्रिटिश क्वीन के अंडर आ गए थे, अंडर हिज मैजेस्टीज रूल। हिज मैजेस्टीज रूल मतलब हिज मैजेस्टीज रूल मतलब डायरेक्टली इंडिया में अभी क्वीन और रानी का रूल चलेंगे जैसे ब्रिटेन में चल रहा है। और यहाँ पे एक काउंसिल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। ये काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरमैन होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अभी से डायरेक्टली कम्युनिकेशन रखेंगे इंडिया में क्या हो रहा है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट जो आदमी होगा ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये काउंसिल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करेंगे काउंसिल ऑफ इंडिया। ये काउंसिल ऑफ इंडिया में जितने मेंबर आए थे उस टाइम पे ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से निकाल के आए थे, ठीक है। तो ऐसे ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नीचे है वाइसरॉय। वाइसरॉय मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अभी से वाइसरॉय बना दिया गया, और उसके नीचे गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास, ठीक है। तो ऐसे ही नया स्ट्रक्चर बनाया गया था यहाँ पे। सो जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको याद रखना होगा, 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इंडिया डायरेक्टली हिज मैजेस्टीज रूल पे आ गए थे, मतलब ब्रिटिश क्वीन का रूल पे डायरेक्ट आ गए थे। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे शासन कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ पे खत्म कर दिया गया था, और डायरेक्टली इंडिया केम अंडर हिज मैजेस्टीज रूल, मतलब ब्रिटिश क्वीन के अंडर इंडिया का भी हेड है अब से ब्रिटिश क्वीन। और यहाँ पे एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया था, और काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो यहाँ पे इंडिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नीचे था वाइसरॉय जो इंडिया की हेड है, वाइसरॉय। और वाइसरॉय के नीचे गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास रहेंगे। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर हुआ 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, और इसको लाइक एंड शेयर करना अगर इफ़ यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।